नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आइए बात करते हैं एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में, क्योंकि दो चीजें हो रही हैं, एक डॉक्यूमेंट्री और एक फिल्म, और इन दोनों चीजों पर खासी चर्चा हो रही है। तो पहले डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद फिल्म के बारे में बात करेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी की, और उसको कर दिया गया है इस देश में बैन। बैन से मेरा मतलब वो जिन लोगों ने उसकी क्लिप शेयर की उसको हटा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद अलग अलग जगहों पर और खास तौर से यूनिवर्सिटीज में छात्रों ने, अगर एक आम बोलचाल का शब्द का प्रयोग करें तो, पंगा ले लिया। वो सरकार से लोहा ले रहे हैं। उनका यह कहना है कि नहीं भाई, हम तो देखेंगे। तो जितना इस बैन से पहले बातचीत थी कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री आई है नहीं आई है, उससे ज्यादा चर्चा में ये डॉक्यूमेंट्री इसके बाद हो गई। ऐसे में एक बड़ा सवाल पूछना लाजमी है कि क्या बैन का कोई फर्क भी पड़ता है? उल्टे और लोकप्रिय नहीं हो जा रही है ये डॉक्यूमेंट्री? और इसके राजनीतिक प्रभाव क्या हों? आइए हिंदुस्तान के नक्शे में देखते हैं कि कौन कौन से विश्वविद्यालय में इस फिल्म को लेकर के बवाल कटा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 में हुए गुजरात दंगों में उनकी भूमिका पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वैसे तो भारत में बैन कर दी गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र सरकार की सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठाते हुए इसे देखने दिखाने के लिए जमा हो रहे हैं और अंजाम भुगतने को तैयार हैं। आइए देखते हैं कि इस बैन की जा चुकी डॉक्यूमेंट्री को कहां-कहां दिखाने का ऐलान किया गया। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का छात्र संघ मंगलवार रात 9 बजे डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाला था, लेकिन रात 8:30 बजे पूरे कैंपस की बिजली गुल हो गई। आधी रात के बाद जाकर बिजली लौटी। इस बीच छात्रों ने अपने अपने मोबाइल फोन पर ये डॉक्यूमेंट्री देखी। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में एसएफआई ने बुधवार को डॉक्यूमेंट्री दिखाने का ऐलान किया। बुधवार को कैंपस में कड़ा पुलिस बंदोबस्त दिखा। कम से कम 10 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया और प्रशासन ने सारी कक्षाएं रद्द कर दी। केरल में मंगलवार को कई जगहों पर छात्र संघों में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिनमें तिरुवनंतपुरम में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एक था। केरल छात्र संघ के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे शो और भी रखे जाएंगे। हैदराबाद की हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी मंगलवार को जब ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई तो 70 से 80 छात्रों ने इसे देखा। बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसके दिखाए जाने पर विश्वविद्यालय से शिकायत की। जिन संस्थाओं से विरोध के सुर उठ रहे हैं वो हमेशा दक्षिण पंथियों के निशाने पर रहते हैं, और इस बार भी इन्हें निशाना बनाया जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल गंभीर है। बीजेपी जो 1975 में लगी इमरजेंसी के ऊपर कांग्रेस को कभी घेरना नहीं भूलती, उसी की सरकार एक डॉक्यूमेंट्री पर जब इमरजेंसी अधिकारों का हवाला देकर पाबंदी लगाएगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सवाल न उठें। अलग अलग जगह लोग अपनी प्राइवेट स्क्रीनिंग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय जो हैं वो थिएटर में तब्दील हो गए हैं। इस सब को देख करके एक पॉप कल्चर में एक शब्द होता है जिसको कहते हैं स्ट्राइसेंड इफेक्ट। तो सबसे पहले तो dictionary.com जो है उसके हिसाब से स्ट्राइसेंड इफेक्ट क्या है आपको वो बता दें। फुल फ्रेम जाते हैं। पहले तो मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं इसको। Streisand effect, phenomenon in which an attempt to censor, hide or otherwise draw attention away from something only serves to attract more attention to it. हिंदी का तर्जुमा, हिंदी में अनुवाद। जब कोई भी सरकार, संस्था या व्यक्ति किसी जानकारी को रोकना चाहे और उसका असर उल्टा पड़े तो इस स्थिति को स्ट्राइसेंड इफेक्ट कहते हैं। दरअसल 2003 में अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका बार्बरा स्ट्राइसेंड के मालिबू कैलिफोर्निया वाले घर की एक तस्वीर इंटरनेट पर आई।
अपनी निजता का उल्लंघन मानते हुए बारबरा स्ट्राइसेंड ने फोटोग्राफर केनेथ एडलमैन पर $5 करोड़ का मुकदमा दायर किया और तस्वीर हटाने की मांग की। जब तक तस्वीर हटाने की मांग नहीं हुई थी, तब तक वो तस्वीर सिर्फ 6 बार डाउनलोड की गई। लेकिन उसके बाद 1 महीने में जब ये अर्जी गई, अदालती अर्जी गई और फाइन लगा कि भैया इसको हटाइए, और ये 1 महीने में 4,20,000 से ज्यादा तस्वीरें डाउनलोड हो गई। यानी कि जो चाहा था उसका एकदम विपरीत हुआ। तो अब या तो ये रणनीति की तरफ ध्यान आकर्षित करता है कि ठीक है, थोड़ा सा बवाल काट दें, थोड़ा सा हो, उधर से भी लोग मोबिलाइज हों, इधर से भी लोग मोबिलाइज हों, चर्चा बनी रहे और हम नाराज भी दिखें, या ये पासा उल्टा पड़ गया। ये एक ऐसा बैन है कि गली चौराहे में अब आप कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? हर जगह इसकी स्क्रीनिंग हो रही है। अब सही गलत उसका विश्लेषण आदमी बाद में करेगा। कैंपस में हो रही है, यूनिवर्सिटी में हो रही है। तो ये स्ट्राइसेंड इफेक्ट तो नहीं हो गया है? क्या बैन उल्टा तो नहीं पड़ गया? परवेज आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं लंदन से, पूर्व बीबीसी पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत परवेज जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक तो आपके निजी विचार क्या हैं इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के? देखिए, किसी ने कहा है बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो मतलब ये कि अगर एक तरफ बदनामी है तो नाम भी हो रहा है। वो जो स्ट्राइसेंड इफेक्ट की आपने बात की, वो बहुत अच्छी बात की, और आपकी रिपोर्ट भी बहुत अच्छी थी उससे पहले, इसलिए कि उसमें बड़े जायज सवाल उठाए गए हैं कि भाई मकसद क्या है। अब मकसद 2 तरह के हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक घुमा के एक मकसद की तरफ ले जा रहा हूं जिसका शायद जिक्र कम लोग करेंगे। एक ये भी है कि अगर बार बार ये दिखाया जाए कि जिन लोगों को दिखाया गया है उस डॉक्यूमेंट्री में वो विक्टिम है, मतलब विक्टिमहुड कार्ड जिसे कहते हैं ना, कि ज्यादती हुई है, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है, तो दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि उन्होंने एक खास वर्ग के लिए या एक खास समुदाय के लिए क्या काम किया, किस किस्म का काम किया, तो वो अपने आप में शोहरत है। किसी हल्के में वो बदनामी है और किसी हल्के में वो शोहरत है। तो अब ये देखना होगा कि कितने लोगों तक पैगाम पहुंचता है, कितने लोगों तक वो बात पहुंचती है, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि किसी एक पार्टी को या किसी एक सरकार को उसका नुकसान होगा, शायद फायदा भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि फायदा और नुकसान दोनों चीजें हैं। अब आते इससे हट के हम बात करते हैं, इसलिए कि हम तो पत्रकार हैं संकेत, आप पत्रकार हैं और आप बीबीसी को अच्छी तरह से जानते हैं। आपके घर में कुछ लोग हैं जिन्होंने जरूर कभी न कभी बीबीसी के साथ में काम किया होगा। मेरी जिंदगी निकल गई ये सब काम करते हुए। तो है ये कि पत्रकारिता के नाम पे आप जो भी करना चाहते हैं, अगर वो पत्रकारिता के दायरे में है, वो बिल्कुल जायज है। और खास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट होता है उसको हमेशा आजाद पत्रकारिता से, स्वतंत्र पत्रकारिता से हमेशा शिकायत रहती है। अब ये दिलचस्प बात मैं यहां पे ये कहता चलूं कि जब इमरजेंसी के जमाने में बीबीसी के प्रसारण हो रहे थे हिंदी में, खास तौर पे पूरा देश उनको सुनता था। और खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो कि जनसंघ के लोग कहलाते थे या आरएसएस के लोग कहलाते थे, या जितने भी वामपंथी दल थे, जेलों में भर दिए गए थे उनके नेताओं को वहां पे, और वो वहां पे किसी तरह से ट्रांजिस्टर पे सब लोग सुनते थे। मुझे ये बात खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताई, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, नामी गिरामी लाल कृष्ण आडवाणी ने मेरे साथ इंटरव्यू में इस बात को बार बार दोहराया कि बीबीसी ने बहुत जबरदस्त काम किया था उस जमाने में। तो मतलब क्या होता है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो बीबीसी बहुत अच्छा लगता है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें लगती हैं, चाहे वो कांग्रेस क्यों ना हो। इसलिए कि ये कांग्रेस थी जिसको परेशानी थी बीबीसी के कवरेज से इमरजेंसी के जमाने में, या बाद में इतने साल जो शासन किया भारत में कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को हमेशा शिकायत रही कि देखिए बीबीसी जो है वो विपक्ष की बात करता है, और विपक्ष के लोग बड़े खुश होते थे। यानी मैंने जैसे नाम लिया कि वाजपेयी जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, और वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, और अभी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो थोड़ी बीबीसी की जो विश्वसनीयता है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी हो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो मतलब ये होता है कि जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तब आपको किसी भी तरह की आलोचना जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। जी परवेज जी, ये तो एक बात है, आपकी बात सही है कि ये जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको एक बड़ा एडवर्सरियल रिलेशनशिप आपका हो जाता है। लेकिन परवेज जी, बीबीसी जो है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, उसके ऊपर ये पहली बार नहीं है कि वेस्ट बायस का आरोप लगाया है, और हिंदुस्तान कोई पहला देश भी नहीं है जहां पर यह लगा है। मेरे ख्याल से आप ये चर्चा देखते ही होंगे, वहां पर ब्रिटेन के अंदर भी बहुत सारे लोग इस बात को उठाते हैं
कि एक कुछ लोगों का बायस है, वो शायद सरकार की भी नहीं सुनते। देखिए, ये दिलचस्प बात है, वो सरकार की सुननी भी नहीं चाहिए बहुत बार, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत बार जितना आप सरकार की सुनिएगा, सरकार आपको उतनी ही सुनाएगी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आगे चल के फिर आप देखते हैं कि वो आजादी जो है पत्रकारिता की, वो बिल्कुल दबती चली जाती है, थमती चली जाती है। आपने कहा कि वो एक पश्चिमी बायस का वो एक परसेप्शन भी होता है, किसी हद तक ठीक भी होता है। जिस रीजन में आप होते हैं उसी की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो नैरेटिव है वो कुछ एजेंडा डिक्टेट करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं बीबीसी के साथ काम करते हुए देखा, लेकिन ये कि बीबीसी में बड़ी जुझारू बहसें होती थी मीटिंग में। जैसे हम जैसे लोग बड़े खुल के कहते थे कि नहीं साहब, ये आपका परिप्रेक्ष्य, आपका दृष्टिकोण है, हमारे हिसाब से चीजें ऐसे हो रही है भारत में, देश में या पाकिस्तान में, और उसका कवरेज इस तरह का होना चाहिए। तो मतलब ये कि बहस होती है, कभी कभी एक नैरेटिव दूसरे नैरेटिव पर गालिब हो जाता है, मतलब छा जाता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यह कि मैं जल्दी से एक बात ये कहूं कि लोग, मैं जब ये क्रिटिसिज्म सुन रहा हूं बीबीसी का, तो लोग तरह तरह की बातें कर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, मतलब बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं। वो जैसे वो कहते हैं कि देखिए, विंस्टन चर्चिल के बारे में बीबीसी कुछ कह के दिखाए, रॉयल्टी के बारे में बीबीसी कुछ कह के दिखाए, अगले दिन बंद कर दी जाएगी। अब उनको पता नहीं कि पिछले 50-60 सालों में रॉयल्टी की कितनी ऐसी बातें हैं जो बीबीसी ने एक सरेआम एक लेवल पे कहीं ना कहीं वो बातें कही हैं, है ना। दूसरी बात है कि चर्चिल पे 3 बार डिबेट हुई है, यानी जो बीबीसी के जो बाद में डायरेक्टर जनरल बने और 1938 तक रहे, और चर्चिल आपको पता है बार बार आ जाते थे सत्ता में, तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले उन्होंने चर्चिल को बीबीसी पे आना बुलाना बंद कर दिया था, और चर्चिल ने इसकी शिकायत की। और चर्चिल फिर जब आगे जाके मजबूत हुए, तो चर्चिल के जमाने में ही सोचिए एक ऐसी नीति बनाई गई कि बीबीसी को किसी तरह से सप्रेस किया जाए, रिस्ट्रेन किया जाए, और टेलीविजन की और दूसरी यानी कि प्राइवेट निजी टेलीविजन चैनल्स खोलने की बात कही गई। तो ये भी चर्चा। अच्छा, आखिरी बात मैं कहूंगा कि और अभी पिछले कुछ सालों में एक न्यूज एट 10 यहां पे प्रोग्राम होता है, उसमें चर्चिल की धज्जियां उड़ाई गई उसमें प्रोग्राम में। और रुद्रांशु मुखर्जी जो मतलब भारत के एक बड़े इतिहासकार हैं, और उसके साथ में एक यास्मीन खान एक और इतिहासकार, उन्होंने चर्चिल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया बीबीसी की उस डिबेट में कि जब वो बंगाल में कहत हो रहा था, अकाल पड़ रहा था, तो चर्चिल ने वहां पे हजारों लाखों लोगों को मरवाया। ये सारी चीजें ब्रॉडकास्ट हुई बीबीसी के न्यूज एट 10 प्रोग्राम में। और अगले दिन से बीबीसी के पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज हैं, उन्होंने बहुत शिकायत की कि देखिए बीबीसी ने हमारे चर्चिल को, आइकन को ऐसे कहा वैसे कहा। तो ये डिबेट चलती रहती है। जी परवेज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जरा पर्सपेक्टिव में चीजों को रखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो हो गई एक डॉक्यूमेंट्री की बात, स्ट्राइसेंड इफेक्ट के बारे में भी हमने आपको बता दिया। तो कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रहा है ये बैन का दाव कि और लोकप्रिय हो रहा है? और इसी से जुड़े हुए सवाल ये हैं कि राजनीतिक लाभ भी होता हुआ दिखेगा। जब चर्चा होगी, बात होगी, लोग देखते भी रहेंगे, तो उधर वाले उधर की तरफ निकलेंगे, इधर वाले इधर की तरफ निकलेंगे, सारे पाले खुश। कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्री की बात। अब बात कर लेते हैं एक फिल्म की जो भी बहुत चर्चा में रही। ये फिल्म, इस पर पहले खूब विरोध हुआ, होता भी रहा। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने यह बोला कि हम इतना अच्छा काम करते हैं और फिल्मों पे कुछ लोग बोल देते हैं हमारा काम पे पानी फेर देते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा कम से कम नेताओं की तरफ से बयान कम हुए, खत्म नहीं हुए, कम हुए बीजेपी की तरफ से। लेकिन विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। अच्छा, इस सब के बीच आज जब ये फिल्म रिलीज हुई तो करीब करीब 50 करोड़ रुपए का बिजनेस पहले ही दिन कर चुकी है। कई बंद और ठप पड़े सिनेमा घर जो हैं उनको वापस रिवाइव कर दिया, वो खुल गए। सिंगल स्क्रीन जो सिनेमा हॉल होते हैं वहां पर भी लगी, लोग पर्दे के सामने आके नाच रहे हैं। तो जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या बॉलीवुड को एक नई दिशा दिखाएगा पठान? क्या बॉलीवुड की जो डूबी हुई स्थिति है, जो फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप हुई चली जा रही हैं, नहीं चल रही हैं, क्या उसमें परिवर्तन लाएगा पठान? आइए देखते हैं ये प्रस्तुति। ढोल, नगाड़े, नाच, गाना, केक, कौन कहेगा ये महज फिल्म रिलीज का माहौल है। शाहरुख के फैंस दरअसल पठान पर्व मना रहे हैं।
आज पार्टी पठान के दर पे। मुंबई के फिल्मी फैंस को दिल्ली के दिलवाले भी टक्कर देते दिखे। सुपर शाहरुख खान, दीपिका सुपर। शाहरुख खान की एक्टिंग एक नंबर, सलमान खान की कमबैक बहुत अच्छा लगा। कितने देर के लिए सलमान दिखे? बहुत आधे घंटे के लिए, 20 मिनट, 20 मिनट। सलमान शाहरुख की जोड़ी अच्छी लगी, कॉमेडी एक नंबर। SRK लव यू SRK। सबसे अच्छा क्या लगा? कैमियोस नो स्पॉयलर्स, लेकिन बहुत बड़ा सुपरस्टार है, 2 सुपरस्टार है इस मूवी में। सलमान शाहरुख। यस है सलमान शाहरुख। 4 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री हुई है, तो बहुत ही बड़ा एक रिकॉर्ड फिल्म ने बनाया है। 100 से ज्यादा देशों में रिलीज है। 25 थिएटर्स जो बंद होने के कगार पर थे वो एक बार फिर से खुल गए पठान की वजह से। डाउनफॉल कैसा भी हो, लेकिन कमबैक ऐसा ही होना चाहिए। सब्र का फल पूरी तरीके से मीठा हो गया, इतना मीठा हो गया कि मतलब अब और कुछ नहीं, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 4 साल का सब्र इज टोटली वर्थ इट। बॉलीवुड को एक नया युग दे दिया, नया युग, नया एरा हैज स्टार्टेड विद शाहरुख खान पठान। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, कई फैंस ऐसे हैं जो आज तो फिल्म देख चुके हैं, लेकिन आगे भी 2-2, 3-3 या 5-5 बार। मेरे 15 शो बैक टू बैक है संडे तक के लिए। पठान पर सबसे पहला सियासी बयान मध्य प्रदेश से ही आया, लेकिन इसके बाद दिल्ली से नसीहत मिली और नेता चुप हो गए। बावजूद इसके जिस दिन फिल्म का प्रदर्शन हुआ, इंदौर समेत कुछ शहरों में फिल्म को लेकर प्रदर्शन हुए और कुछ इस तरह से सिनेमा हॉल से पोस्टरों को हटा दिया गया। मंदिरों घाटों की नगरी बनारस में भी पठान का सुरूर देखने लायक था। पठान देखने? हाँ, केवल पठान देखने हमको। अच्छा, पठान देखने है। जिंदा आया भी। तो पठान फिल्म का क्रेज है। शाहरुख खान का फैन। पठान ऐसा चीज है कि जो देखने में भी ट्रेलर उसका ऐसा ही है, कुर्सी की पेटी बन गई। तो पठान का जो एक मतलब एक जो क्रेज है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस लाइन पर दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान में तो ऐसे कई थिएटर्स में पठान ने फिर से जान भर दी जो बंद होने की कगार पर थे। पठान को लेकर मेरे को लगता है कुछ उम्मीद है। पठान के लेकर उम्मीद सर बराबर बांध रखी है और अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो आगे और हमारी उम्मीद और बनेगी, कुछ चलाने के लिए हमको थोड़ा उत्साह मिलेगा, उमंग मिलेगी। तो बहुत अच्छी बुकिंग्स है पठान को लेकर। सिंगल स्क्रीन सिनेमा के लिए एक वरदान साबित हो सकता है पठान। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में भी पठान प्रेम चरम पर दिखा। आई लव शाहरुख, ही इज माई अनदर लव, ये पहली बात है। और शाहरुख के साथ पंगा लेना मुश्किल है। बॉयकॉट शाहरुख का ट्रेंड, बॉयकॉट का लिए बोल रहे हैं, इनके साथ पंगा लेना मुश्किल है। आप बॉयकॉट कर नहीं सकते प्यार मोहब्बत को, शाहरुख खान को, और कोई बात नहीं। मोहब्बत को बॉयकॉट नहीं कर सकते, ऐसे फैंस का कहना है। और थिएटर्स में तो लोग वापस आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये अच्छी बात है। कोविड के कारण लंबा इंतजार और शाहरुख की बड़े पर्दे से 4 साल की दूरी ने पठान रिलीज के लिए फैंस के जोश को कई गुना बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बड़े ही जबरदस्त दीवाने हैं। आप सोचिए, बुधवार, आज तो वर्किंग डे होता है, उसमें भी सुबह से लेकर शाम तक के शो पूरा हाउसफुल। काम कब कर रहे हैं ये लोग? बहरहाल फैंस शायद इन्हीं को कहते हैं। भक्ति जो है सुपरस्टार में, शायद इसी को कहते हैं। अभी कितनी सही है कितनी गलत वो मसला एक सेकंड के लिए छोड़ दें, लेकिन आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्रेज कोई PR स्टंट है या वाकई लोगों में एक क्रेज था शाहरुख खान को लेकर के, और उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, फिर चाहे फिल्म जैसी भी।
फिल्म क्रिटिक मयंक शेखर अब हमारे साथ हैं। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल है कि पठान फिल्म पहले दिन के हिसाब से लोगों को पसंद आ रही है, वो दिख रहा है। फिल्म आपने भी देख ली है। एक फिल्म समीक्षक के तौर पर एक डिस्पैशनेट व्यू, मतलब ये हो हल्ला तो अपनी जगह है, लेकिन एक ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दीजिए इस फिल्म के बारे में। ये जो फिल्म है ये शाहरुख खान साहब की कमबैक फिल्म मानी जा रही थी, इन द सेंस कि 4 साल से उनको हमने बड़े पर्दे पर इन लीड रोल नहीं देखा था, और इसके पहले जो इन्होंने किरदारें की थी या फिल्में की थी वो चली नहीं थी। बट कहीं ना कहीं 7-7:30 बजे सुबह जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मुझे लगा कि एक्चुअली बॉलीवुड की ही कमबैक है। ऑडियंसेस रिटर्न कर रही हैं, ऑडियंसेस वापस आ रही हैं फिल्मों को देखने के लिए, या इस पर्टिकुलर फिल्म को देखने के लिए सुबह सुबह फर्स्ट डे फर्स्ट शो आईमैक्स थिएटर में भरी तादाद में लोग सीटियां बजा रहे हैं, जो यूजुअली मल्टीप्लेक्सेस में देखने को हमें नहीं मिलता है, और तालियां बजा रहे हैं। और इससे बेहतर एक फिल्म लवर के लिए इससे बेहतर और इससे सुकून पाने वाली दृश्य नहीं हो सकती है। सो आई हैड एन अमेजिंग टाइम। सुबह सुबह उठकर अलार्म लगाकर देखा था मैं, और क्या बात है। बहुत ही खुश होकर वापस आया। शाहरुख खान फैन लगते हैं आप, कह रहे हैं एकदम अलार्म लगा करके। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, देखिए इस फिल्म को लेकर के विरोध भी हुआ, विरोध पहले भी फिल्मों में को लेकर हुआ। बॉलीवुड का ये कहना था कि भाई आप ये बॉयकॉट ट्रेंड और ये सब मत चलाया कीजिए क्योंकि इससे हमें बड़ा नुकसान होता है। लेकिन यहां पर विरोध के बावजूद फिल्म पर यह रिस्पॉन्स, तो आपको लगता है कि ये स्टैंड अलोन है मामला, या अब ऐसा होने लगा है कि अगर आप विरोध करेंगे तो उसका असर उल्टा ही पड़ेगा? आजकल हर चीज का विरोध होता है और हर फिल्म का विरोध होता है। इतना हो चुका है कि अब बोर हो चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं। हर चीज को बॉयकॉट करो, इसको बैन करो, इसको खत्म करो, इसके पीछे पड़ो, उसके बारे में ऐसा कहो, उसके बारे में कुछ और कहो। इसका कोई अंत नहीं है। स्वाभाविक है, इन सब चीजों में राजनीति का भी थोड़ा बहुत हाथ होता है, और राजनीति को राजनीति के जो लोग हैं उन पर ही छोड़ देना चाहिए। जहां तक फिल्म के जो फैंस हैं उनको इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट थिंक इससे कोई खास पब्लिसिटी मिलती है। आई थिंक अगर इतनी बड़ी फिल्म हो जहां पर इतने सारे खर्चे किए गए हो स्टंट्स में, चेस सीक्वेंसेस में, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो ट्रक हो, ट्रेन हो, स्पेन में हो, फ्रांस में हो, अफगानिस्तान में हो, अगर इस तरह की लागत हो तो उसमें उस फिल्म को चीप पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। और अगर उस फिल्म में शाहरुख खान हो तो शाहरुख खान खुद ही अपने आप एज इंडिविजुअल इंसान ही पब्लिसिटी है, वो उनको पब्लिसिटी क्या जरूरत पड़ेगी। सो आई डोंट थिंक जो आप सोशल मीडिया पर जो देखते हैं, जो दिन भर जो चर्चा होती है, तो उसमें रियल लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई खास कोई इम्पैक्ट होता है। एक सवाल मैं अब ये फिल्म से जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा सवाल है, ये जो प्रोटेस्ट और कैंसिल कल्चर और बैन की बात होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी थी, उसको लेकर के खासी नाराजगी है सरकार में, और नाराजगी अब सड़क पर दिखाई दे रही है कि उसको बैन किया गया है। यूनिवर्सिटीज में अब बच्चे अपने आप देखने लगे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो प्रॉपर पॉलिटिकल फिल्म है, वो एक नॉन फिक्शन है, वो एक पर्टिकुलर समय के बारे में बात कर रही है, उन लोगों के बारे में बात कर रही है। तो उसका पठान जैसी फिल्म जो कि एक सिंपलिस्टिक सी मास एंटरटेनर है, नाच गाना है, भर के इसमें एक्शन है, इन दोनों को कंपेयर करना गलत होगा, अनफेयर होगा। एंड उसके और इन दोनों चीजों की ऑडियंसेस भी बहुत अलग होती हैं। सो इन दैट सेंस आई डोंट थिंक ये विवाद और उस विवाद को जोड़ा जा सकता है किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से। चलिए मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। अब देखिए ऐसा है, मयंक जी को फिल्म पसंद आई और एक शाहरुख खान को लेकर के एक क्रेज भी है। देखिए ये अंधभक्ति के साथ एक चीज होती है कि अगर आप एकदम किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अंधे भक्त हो जाएं तो फिर आपको उसमें कुछ भी खराब नहीं दिखता है, फिर वो कुछ भी कर लें। वो बात अलग है कि वो पिछले सब फिल्मों में यही वाला एक स्टेप किए चले जा रहे हैं लेकिन फिर भी हिट हो रहे हैं। अब ये शाहरुख खान है, ये उनके भक्ति रस में विलीन लोग हैं
और उनके फैंस के लिए एक नई खुशखबरी सामने आई है एक नई फिल्म के अवतार में, तो वो खुशी से झूम रहे हैं। लेकिन आइए एक ऐसी कहानी के बारे में बात करें जहां पर इतनी योजना बिठाने के बाद, इतना काम करने के बाद भी, भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद भी ऐसा लगता है कि पांव पर कुल्हाड़ी मारने की जैसी चीजें हो रही। अब भारत जोड़ो यात्रा में चलते चलते राहुल गांधी दक्षिण भारत से जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए। इस दौरान उनकी अपनी छवि में भी सुधार आया है, ये सब जितने विश्लेषक हैं वो कह ही रहे हैं, और कांग्रेस की छवि भी कुछ बेहतर हुई है, ये भी विश्लेषक लिखते। लेकिन लक्ष्य पूरा होते होते फिर ग्रहण लगने के इशारे मिल रहे हैं। लगता है कांग्रेस की नियति कुछ ऐसी है कि एक विवाद से संभल नहीं पाती तो कोई नया विवाद शुरू हो जाता। अब देखिए, अच्छी खासी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और अपने अंतिम पड़ाव पर थी, आ चुकी थी। क्या पड़ी थी? किसी को पुराने विवादों को दोहराने की, जिस पर कांग्रेस पार्टी भी कह चुकी है कि हम नहीं मानते इस बात को। मगर नहीं, मुंह है, जबान है, विचार हैं, तो क्यों ना बोले। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जिन्हें विवाद कुछ ज्यादा ही पसंद है, उन्होंने जम्मू पहुंचते ही 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग डाले। बीजेपी को और क्या चाहिए था, उसे तो मौका मिल गया और उसने जमकर कांग्रेस की, राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना शुरू कर दी कि ऐसे जोड़ेंगे, तोड़ने की बात कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस की बुराई कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इस बयान से अपना पल्ला झाड़ने का, जिसमें प्रवक्ता जयराम रमेश को बीच यात्रा में रोककर एक पत्रकार ने जब इस सवाल को पूछा तो वो दिख रहे हैं वो माइक हटाते हुए कि नहीं हटो, मतलब बहुत लग रहा है कि आदमी इरिटेटेड है। राहुल गांधी भी बोल पड़े। राहुल गांधी का यह कहना था कि हम इसमें विश्वास नहीं रखते, हमारा बड़ी रिस्पेक्ट है डिफेंस फोर्सेस के लिए। अभी तक कांग्रेस संभल ही रही थी इन सब चीजों से कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के एक और कांग्रेसी नेता एके एंटनी, वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने ट्वीट किया और उस ट्वीट पर हंगामा हो गया। अनिल एंटनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध करते हुए एक ट्वीट किया था। कांग्रेस की पोजीशन कुछ और है और उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर दिया, यानी कि थोड़ा सा बीजेपी वाली लाइन पकड़ ली। उनके ट्वीट पर कांग्रेसियों ने बड़ा हंगामा मचाया। उन्होंने बाद में तंग आकर कांग्रेस से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बोला कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा था कि आप अपना ये ट्वीट हटाइए। तो ये कैसी भारत जोड़ो की बात है जब आप खुद ही कह रहे हैं कि इसको हटाइए। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं। आइए अब एक एक करके नजर डालते हैं बयानों पर। सबसे पहले आपको सुनाते हैं एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी का वो बयान जिसमें वो इस्तीफा दे रहे हैं। कारण बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं एक चिट्ठी लिखा था, आज इस्तीफा दी और कल मैं एक ट्वीट भी किया है। So I'll just explain why things happen. Like end of the day, everything is very self-explanatory. Yesterday I made a tweet. I've been working in this party just for a short while, and I'm a hardcore believer of the party's beliefs, party's policies, party's ethos. And yesterday morning I made a tweet, and personally I feel that that tweet is nothing against anything the Congress party stands for in any manner. But I was raising some certain points which I believe is for the broader national interest of this country. But sadly, some people got very riled by it and wanted me to delete it, correct it, and I don't think that that was the right thing to do. So I actually decided that I will not do it because I personally believe that whatever I am doing is based on my own convictions. But then the last 15 to 18, like from yesterday evening, it's even continuing where across my Facebook walls, across my tweets, across my WhatsApp messages, text messages, I am getting so many of these hateful messages, so many of these threats and so many of these, let's say, obscenities, etc., etc., just because somebody didn't like a tweet, which I personally am absolutely convinced that I did is aligned to the broader interest of the country. And I feel that this is a toxic environment where somebody like me will not be very happy working with, and I have a very thriving professional life and I'll be just happy with that, and I think I should move on, and that is what I'm doing. ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും
അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ ചന്ദനക്കുടിയിട്ടാൽ ഓളം തന്നെ അവർ മുതു ഹിന്ദുത്വ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. तो अनिल एंटनी की तो बात आपने सुनी, उसके बाद उनके पिताजी ए.के. एंटनी जो मलयालम में बोल रहे थे वो नीचे आपने देखा. दरअसल एंटनी परिवार में एक विरोधी स्वर तो नहीं कहूंगा, लेकिन चेताने का एक पूरा प्रयास लगातार किया जा रहा है. यह बयान ए.के. एंटनी का अभी कुछ दिनों पहले का है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से अलर्ट किया है. वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट या माइनॉरिटीज के सहारे आप मत रहिए. माइनॉरिटीज के चलते आप पावर में नहीं आ पाएंगे, आपको हिंदुओं को भी आउटरीच करना पड़ेगा. तो पिताजी के ये बयान और बेटे ने तो पार्टी छोड़ दी, थोड़ा सा बीजेपी के अलाइन वाला ट्वीट कर दिया जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी. तो क्या ये चीज चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जबरदस्त अंतर्विरोध, या अब ए.के. एंटनी भी पार्टी से बाहर जाने वाले? कुछ सवाल हैं. 2024 तक जो रनअप होगा उसमें सब साफ हो जाएगा. ए.के. एंटनी वही हैं जिन्होंने 2014 की हार के लिए माइनॉरिटी अपीजमेंट को जिम्मेदार ठहराया था अपनी रिपोर्ट में, याद कीजिए. आइए रुक करते हैं अब एक और खबर का, बात माइक्रोसॉफ्ट की, जिसके ज्यादातर प्रोडक्ट्स का आज ब्लैकआउट रहा. आप ये समझ लीजिए कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो जाए तो ऑफिस में जो आप ईमेल चेक करते हैं, MS टीम्स में जब आप अपने लोगों से बात करते हैं, ये सारी चीजें बंद हो गई. इस बारे में जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी शुभांगी. वो बताएंगी कि ये क्या था पूरा मामला और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्या बोला गया. आज दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट पर काम करने वाले लोगों का काम काफ़ी हद तक ठप रहा. माइक्रोसॉफ्ट के कई तरह के प्रोडक्ट जैसे MS टीम्स, जो एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो कई तरह के बिजनेस में यूज़ होता है, स्कूलों में यूज़ होता है. इस पे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लोग अपने फाइल्स और अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको अपलोड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं. आज ये भी ठप रहा. उसके साथ साथ आउटलुक ठप रहा, जिसके ऊपर कई तरह के मेल शेयर होते हैं, कई ऑफिसों में यही यूज़ होता है. और माइक्रोसॉफ्ट 365 और वन ड्राइव जैसे जो भी क्लाउड सर्विसेज है, क्लाउड सर्विसेज यानी वैसी कोई ऐसी सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप अपना फाइल, अपने डेटा, अपने फ़ोटो, हर चीज़ों को आप वहाँ पे सेव करते हैं. तो इस तरह की क्लाउड सर्विसेज और इसके तरह के और भी अन्य प्रोडक्ट आज पूरी तरह से ठप रहे. और कई लोग अपने ऑफिसेज में यही इंतज़ार करते रहे, अपनी स्क्रीनों को देखते रहे, इसी उम्मीद के साथ कि शायद कभी वो अपना काम शुरू कर पाएंगे. ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है और इसी महीने में हुआ है. इसी महीने की 2 तारीख को ऐसा हुआ था. तब हालांकि काफ़ी कम समय के लिए ऐसा ब्लैकआउट हुआ था और उस समय में स्काइप, टीम और माइक्रोसॉफ्ट 365 जैसे सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहे थे. ऐसे ही पिछले साल भी जून 2022 में ये दोबारा से हुआ था, ऐसा ब्लैकआउट हुआ था. उसमें भी स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट 365 और टीम्स जैसी चीज़ें बंद रही थी. ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी का इसमें क्या कहना है. कंपनी का कहना है कि वह इस मामले की जांच कर रही है, वह हल ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि आइंदा ऐसी परेशानियां ना उठानी पड़े लोगों को. लेकिन ये सोचना ज़रूरी है कि इस तरह की दिक्कतें जो बार बार आ रही हैं, पिछले साल भी आई, इस साल भी 2 बार हो चुका है, एक ही महीने में आ चुकी हैं. और कोविड के बाद जब पूरी दुनिया इन चीज़ों पर इतनी ज़्यादा निर्भर है अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, उस समय में अगर ऐसी दिक्कतें बार बार आती जाएंगी तो जितने भी उपभोक्ता हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पर कैसे भरोसा रख सकते हैं. ये भी एक दिलचस्प बात है जो सोचने की ज़रूरत है कि अभी एक ही दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी बात शेयर की थी. उसमें था कि अभी पिछली तिमाही में उनकी जितनी भी बिक्री हुई है उसमें सिर्फ 2% का इजाफा हुआ है और उनके मुनाफे में करीब 12% का घाटा हुआ है. तो ये देखना ज़रूरी है कि इस तरह के ब्लैकआउट का क्या इम्पैक्ट अब आगे होगा और माइक्रोसॉफ्ट को आगे किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. तो देखिए, कंपनी तो उसको तो ठीक नहीं लगेगा कि हम जिस चीज़ पर आश्रित हैं वो चीज़ खराब हो रही है. लेकिन शुभांगी का ये कहना था कि लोग जो हैं वो सोच रहे थे कि कब वो काम पे लौटें. कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको लगा होगा कि सर्वर बंद, चलो चाय पीने चले. हर तरीके के लोग होते हैं ऑफिस में. बहरहाल बहुत गंभीर मामला है. सर्वर इस तरीके से ठप नहीं होना चाहिए क्योंकि हर कोई माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है. अब रुक करते हैं लद्दाख का. लद्दाख में लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है. सोनम वांगचुक, जिन पर फिल्म बनी थी फुनसुक वांगडू, एक कैरेक्टर बना था 3 इडियट्स में, वो अब अनशन पर बैठने वाले हैं 26 तारीख को, ये कह के कि क्लाइमेट खराब हो रहा है,
सरकार ने कुछ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इसके साथ साथ अब लद्दाख में ही पुलिस में तैनात जो लोग हैं उनकी तरफ से एक बड़ी डरावनी रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट बताती है कि बहुत जगह जहां पुलिस पहले पेट्रोलिंग करती थी वो अब एरिया उनके कंट्रोल के बाहर चले गए। बहुत गंभीर बात बोल दी है इस रिपोर्ट में। क्या है ये पूरा मामला, आइए सीधे चलते हैं नीता शर्मा के पास। रक्षा मंत्रालय द्वारा ये साफ किया गया है कि अगर ये कहा जा रहा है कि कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे भारत अपनी गश्त नहीं कर पा रहा है तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि अगर वो नहीं कर पा रहा है तो ये स्ट्रैटेजिकली नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भारत चाइना को डिप्लोमेटिकली एंगेज कर रहा है और दोनों ही साइड जो हैं वो इन इलाकों में गश्ती नहीं कर रही हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक जो एसपी हैं डीपी नित्या, जो एसपी लद्दाख है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो केंद्र को सौंपी थी पिछले हफ्ते, जब डीजीपी एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी। ये कॉन्फ्रेंस जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करते हैं। इस पे डीपी नित्या ने ये रिपोर्ट दी थी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि 26 ऐसे पॉइंट्स हैं 65 में से जहां पर भारत अपनी पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा है। उन्होंने दूसरा जो बिंदु जिस पे चिंता जताई थी वो ये थी कि जो बफर जोन है, भारत और चीन की सीमा के बीच में कुछ किलोमीटर के बफर जोन है, लेकिन जो चाइना है स्ट्रैटेजिकली इंच बाय इंच जो है उस बफर जोन में घुसने की कोशिश कर रहा है, ताकि और वो इंडिया को जो है वो पीछे खदेड़ रहा है, जिसके कारण जब नेक्स्ट टॉक्स होती हैं डी एस्केलेशन को लेकर, चाइना के पास एक एडवांटेजियस पोजीशन होती है। इसके ऊपर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि जो लद्दाख का एरिया है वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने खराब होते हैं कि जो सर्दी है वो इतनी ज्यादा होती है, मोटिवेशन लेवल्स जो हैं वो बहुत लो होते हैं, मोराल जो सुरक्षा कर्मी है उनका लो होता है, उन्हें जो है बूस्ट करने की जरूरत है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक जवान से जब वो बात कर रही थी, सीनियर ऑफिसर, तो उसका कहना था कि अगर 400 मीटर पीछे आकर कुछ सालों की शांति अगर मिल जाती है तो उन्हें ऐसा करना गलत नहीं लगता है। तो ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए थे, लेकिन जो रक्षा मंत्रालय है उसने साफ कर दिया है कि ये कहना गलत होगा कि भारत ने जो अपने स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स में पेट्रोलिंग जो है वो बंद कर दी है। नित्या ने ये भी एग्जाम्पल दिया था कि जो बफर जोन्स पे अगर जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जाती हैं तो चाइना के पास इतने हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं कि वो उसके ऊपर पाबंदी या फिर जो है बोलते हैं कि यहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं आना चाहिए, जिसके ऊपर रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत के पास भी उतने ही हाई रेजोल्यूशन के कैमराज हैं और वो भी देख पाते हैं कि चाइना आर्मी की जो मूवमेंट है वो कहां पर हो रही है। उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया कि कैसे इसको रोका जा सकता है। उनका कहना था कि जो छोटा कैलाश है डेमचोक इलाके में, वहां पर जो है पर्यटन शुरू कर देना चाहिए। ज्यादातर भारतीय जो श्रद्धालु हैं वो माउंट ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन मानसरोवर जो है वो चाइनीज टेरेन में पड़ता है। ऐसे में अगर भारत जो अपने इलाकों में जो जैसे छोटा माउंट ऑफ कैलाश की यात्रा शुरू कर देता है तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी और लोगों के जो वहां के जो सिविलियंस हैं उनके साथ भी इंगेजमेंट जो है वो हो जाएगी, जिसके चलते जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी भी आवाजाही वहां पर होगी और चीन अपना जो वहां पर दबदबा कम करेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बजट और आप, दरअसल क्या होता है बजट आते ही 4-5 ऐसे शब्द घूमने लगते हैं आसपास जो ऊपर से मंडराते हैं, तो इन शब्दों से भयभीत ना हो। साक्षी बजाज आएंगी और वो बताएंगी कि इन शब्दों का आसान से समझने के मायने क्या हैं और क्यों ये शब्द बहुत जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। खबरों की खबर जारी रहेगी। यूनियन बजट अब कुछ ही दिनों में है। अक्सर लोगों को यूनियन बजट में जो टर्म्स होते हैं वो समझ में नहीं आते। आज हम बजट बेसिक्स में समझने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स को, ताकि जब बजट आए हम सबको समझ में आए। यूनियन बजट, सबसे पहली बात यूनियन बजट का जो टर्मिनोलॉजी है, यूनियन बजट क्या होता है। यूनियन बजट गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन होता है एक फाइनेंशियल ईयर के कमाई और खर्चे के लिए। तो ये सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है जब वो इसको प्रोजेक्ट करते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं।
जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करते हैं कमाई से, उस शॉर्टफॉल को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर दिया जाता है, जैसे कि जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में।